तो कमांड टास्क में मुझे बुलाया था सेकंड लास्ट पे जीटीओ में। सबसे टफ मतलब मेरे को सबसे टफ दिया उसने। तो उसने बोला कि जितने बंदे बुलाने बुला। तो मैंने देखा टास्क को, 2 बंदे बुलाए। अब 2 बंदे बुलाने के बाद घुसा टास्क के अंदर। तो टास्क में घुसने के बाद ना मैंने देखा कि मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा। वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था, तो कुछ आइडिया नहीं आया। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट तो मैं ऐसे ही ऊपर नीचे बैठ के इधर इधर, 3 रास्ते थे उसमें जाने के, तीनों रास्तों में घुसा। और 5 मिनट के बाद जीटी मेरे को डांट के बोलता कि व्हाट आर यू डूइंग कमांडर, इफ यू कांट डू इट यू कैन गो, यू आर वेस्टिंग टाइम, कैसे करोगे तुम कंप्लीट। तो नॉन रिकमेंडेड और रिकमेंडेड में सिर्फ इतना फर्क होता है कि भाई रिकमेंडेड बंदा रिजिड नहीं होता, उसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है कि उसने गलती किया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। और ये नहीं होता कि वो अपने आप को चटक मारता लेकिन दूसरे को चूतिया नहीं समझता। तो ये बस ये कुछ 3-4 चीजें हैं जो डिफरेंट कर देती है उनको, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। कॉमन प्रोफेशन हो गए, टीचर, डॉक्टर, सोल्जर। अगर ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो ट्रैकिंग के लिए क्या क्या, मतलब मैंने ना वो लिस्ट बना ली थी, और कैसे कैसे अगर मेरे को ट्रैकिंग के लिए जाना है तो क्या प्रोसीजर रहता है, अगर मेरे को हाइकिंग के लिए जाना है तो क्या प्रोसीजर रहते हैं, अगर मैं पर्सनली माउंटेनियरिंग के लिए जा रहा हूँ तो कैसे। तो वो सब चीजें करने से क्या है कि जो फ्लो ऑफ वर्ड्स होता है या फ्लो ऑफ थॉट्स होता है ना, वो प्रॉपर आता है। और जब आप लिखते हो स्टोरी तो क्या होता है कि आप ऐसा फील नहीं करते लिखते टाइम कि यार मेरे को बीच में ये डाल देना चाहिए था, या ये डाल देना चाहिए था। तो फ्लो ऑफ स्टोरी बहुत अच्छा आने लगता है आपका। हेलो, हाय, नमस्कार। स्वागत है आपका एसएसबी दिल से पर। और आज जो हमारे साथ पॉडकास्ट पे है वो है शशांक गौड़, जो अभी रिसेंटली रिकमेंड हुए हैं इंडियन एयरफोर्स में। इनके बारे में एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इनका डिटर्मिनेशन लेवल जो है वो बहुत ही तगड़ा है। क्योंकि ये एक बार स्क्रीन आउट हुए, 2 बार स्क्रीन आउट हुए, 3 बार स्क्रीन आउट हुए, चौथी बार भी स्क्रीन आउट हुए, और 5वें अटेम्प्ट में ये रिकमेंड हुए। तो जो ये डिटर्मिनेशन जिसके अंदर होता है ना, वो ही इतने फेलियर्स के बाद आगे खुद को पुश करता है। तो आपके डिटर्मिनेशन को सल्यूट है भाई, शशांक भाई। सर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो मेरे मतलब मुझे मेडिकल में मिले या किसी ना किसी जगह पे मिले। और वो लोग कोई 17वीं बार में हो रहा है, कोई 14वीं बार में हो रहा है रिकमेंड। सो मैं तो मतलब बहुत ही छोटा उनके सामने। मैं आर्मी के चारों बोर्ड हैं, जो भोपाल, बेंगलोर, इलाहाबाद और कपूरथला, चारों से स्क्रीन आउट हूँ। ओके। तो आप मतलब चारों दिशाओं में घूम चुके हो अभी तक, हाँ। हाँ? ठीक है। तो आजकल अब जैसे आप रिकमेंड हो गए हो तो घर पे कैसा माहौल है, आसपास, आस पड़ोस वाले? सर कैसा है ना कि मतलब मेरे पापा तो मुझे पहले से ही बोलते थे कि जिस दिन मैं स्क्रीन इन हो गया मैं हो जाऊंगा। मेरे को अपने हाँ। पे इतना भरोसा नहीं था तब, लेकिन मेरे पापा पहले से ही बोलते थे ऐसे। और जब मैंने घर पे बताया तो और पेरेंट्स को तो मतलब इमोशनल हो जाते हैं पेरेंट्स तो। भाई मेरा बहुत खुश हुआ, और बाकी सब लोग भी खुश हुए बहुत। मतलब क्योंकि ऐसा मेरे मतलब मेरे घर में पर्सनली तो ऐसा नहीं हुआ था कभी पहले। तो मैं पहला ही था जो हुआ रिकमेंड। मेरा छोटा भाई है, वो भी मतलब डिफेंस की तैयारी कर रहा है, कंपनी में हाँ। जॉब भी कर रहा है और साथ साथ में तैयारी भी कर रहा है। तो हम दोनों को यही था कि ये मतलब आना है। तो अभी मैं हो गया हूँ तो वो भी शायद हो जाएगा। ग्रेट, बिल्कुल होना चाहिए। तो अभी कोई घर पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको? अलग से होता है ना जब सर स्पेशल ट्रीटमेंट तो मतलब मिला था, लेकिन क्या हुआ कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं अनफिट भी हो गया था और फॉर ओके। ओवरवेट। तो हाँ, हाँ, हाँ। अब मेरे पापा आर्मी में थे, रिटायर हो गए अभी। तो उन्हें एक खुशी थी इस बात की कि ये हो गया सिलेक्ट, लेकिन ये था कि ये ओवरवेट है, ये तो मतलब कम कर। तो उनका स्ट्रिक्टनेस जो थी ना और बढ़ गई मेरे पे कि फिटनेस पे ध्यान दे, पतला होना है मतलब। तो हाँ, हाँ। वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो था ना वो दूसरे तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट बन गया था कि भाई सुबह शाम भगाने का, खाली नहीं बैठना देना उसको, मतलब काम करते रहो ऐसे, ज्यादा से ज्यादा हाँ, वर्क। तो स्ट्रिक्टनेस ज्यादा बढ़ गई थी इस मामले से रिलेटेड, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा कम करना था वजन। मतलब मेरा वेट राइट। 84 केजी था। और जब ओके। मैं मतलब मेडिकल में भी मेरा 84 केजी था। तो हमारा हाँ, मेडिकल 25 जुलाई को था। और अब वहां पे खाना इतना अच्छा मिल रहा था कि हमने सोचा कि यार ओवरवेट तो होना ही है, तो हमने दबा के खाया। अब हाँ, हमने हाँ, दबा हाँ। के खाया तो जब वेट उन्होंने नापा तो 84 85 आया कपड़ों के साथ। तो उन्होंने ओके। लिख दिया भाई तुम तो ओवरवेट हो। तो फिर अपील मेडिकल बोर्ड में जब गए तो तब तक कम कर लिया था मैंने 1 महीने, मतलब
एक डेढ़ मतलब 1 महीना 42 डेज का टाइम था लगभग, तो उसमें मैंने कर लिया था, मतलब 17-18 किलो कम, एक महीने 18 किलो कम 10-11 कर दिन लिया था मैंने। आपने 18 किलो कम किया। ये भी बहुत ही अलग ही स्टोरी है। इससे भी आपका डिटर्मिनेशन मुझे नेक्स्ट लेवल का लगता है भाई। 1 महीना 10 दिन में कोई 18 किलो कम कर सकता है। ये मतलब आपके फादर ने भी डेफिनेटली इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया होगा, जैसे आप बता रहे हो आपके फादर बहुत बहुत, स्ट्रिक्ट है। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ। हाँ। आपने एक बार बताई अभी शुरू में कि आपके फादर को लगता था कि आप हो जाओगे, बस एक बार स्क्रीन इन हो जाओ, है हाँ। ना? तो ऐसा आपने क्यों हम्म। कहा? ऐसा क्या था, मतलब आपके फादर को क्यों लगता था ऐसा? सर एक्चुअली क्या है ना कि मैं मतलब बचपन से ही ना को करिकुलर, मतलब पढ़ाई में भी अच्छा था। फिर हम्म। और मतलब जो को करिकुलर चीजें थी उनमें भी काफी अच्छा था, मतलब कोई भी पार्टिसिपेशन हो, चाहे स्कूल के अंदर डिबेट कंपटीशन हो, चाहे स्पोर्ट्स का कोई इवेंट हो, तो मेरे पापा को लगता था कि मेरी ओवरऑल बैलेंस पर्सनैलिटी है, मैं फिट भी था। मैं ओवरवेट एक्चुअली लास्ट मतलब इसी साल में अप्रैल मई के बाद हुआ था, क्योंकि मतलब मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं बेड रेस्ट पे था 2 महीने। तो उसमें मैं 10-15 किलो गेन कर गया था वजन। नहीं तो मैं कॉलेज में भी लगातार रेगुलर खेलता था। मैं अपने कॉलेज का स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था, बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था। तो बढ़िया। रेगुलर टच में था मैं स्पोर्ट्स के साथ। तो क्या था कि मैं जो अनफिट हुआ था ना, वो एसएसबी से 2-3 महीने पहले हुआ था, मतलब क्योंकि एक्चुअली मैं गिर गया था बाइक से। तो मैं बेड रेस्ट पे था 2 महीने, तो उस चक्कर में मेरा वेट गेन हो गया था। ओके। अच्छा, मतलब आपका पहले से ही एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर इसमें आपका बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हाँ, था, तो इसलिए बहुत आपके ज्यादा फादर पार्टिसिपेशन था, मतलब हाँ, तो पापा को लगता था कि ओवरऑल बैलेंस पर्सनैलिटी है, कि हो जाएगा ये। में भी अच्छे थे। ओके। बढ़िया यार। तो आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएंगे, आप कहाँ से हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में थोड़ा सा? हाँ सर, मैं हूँ उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से, और वहाँ पे मेरा छोटा सा गांव है, मतलब जमालपुर किरत। तो हम्म। अभी मेरे पापा थे आर्मी में, जैसे मैंने बोला, तो मैं बचपन से ना पापा के साथ रहा हूँ, मतलब मैं पैदा भी राजस्थान में हुआ हूँ, जैसलमेर में। और बचपन से जो मेरी अपब्रिंगिंग है वो कैंटोनमेंट्स में हुई है। तो ओके। कैंटोनमेंट्स में होने की वजह से शुरू से फौजी माहौल और फौजी मतलब पूरा मैंने देखा है। कुछ कुछ टाइम तो मैं ट्रेनिंग सेंटर्स में भी रहा हूँ, जैसे बीजी रुड़की में रहा हूँ मैं, ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे बंगाली इंजीनियर ग्रुप का। पापा के साथ सीएमएम जबलपुर में भी रहा हूँ। तो क्या है ना कि मैंने वो लोगों को ट्रेन होते देखा है बचपन से, फौजी गाड़ी आ रही है ऑफिसर की, जीप जिप्सी। तो वो क्या था कि बचपन से जाना है फौज में। उसके बाद ओके। जब मैं, मेरी जो एजुकेशन हुई, बेसिक एजुकेशन, वो हुई भी आर्मी स्कूल में ही है शुरू से, है ना। तो आर्मी स्कूल में पढ़ता था। तो लेकिन क्या हुआ कि जाना था आर्मी में, लेकिन एनडीए क्लियर नहीं हो रहा था मेरा। मेरे भाई का ओके। हो जाता था, मेरा नहीं होता था। तो हाँ। मेरा कभी एनडीए क्लियर नहीं हो रहा था, एक टाइम लास्ट टाइम हुआ। तो मतलब ऐसे हुआ कि मेरी जितनी भी एसएसबी थी ना, वो सारी मेरी मतलब टेक्निकल एंट्री, फिर एक सीडीएस की रिटर्न एंट्री, फिर मतलब एक ही रिटर्न एंट्री थी, वो बाकी सारी टेक्निकल एंट्री थी। और फिर जो फिफ्थ अटेम्प्ट था मेरा, ये भी रिटर्न एंट्री एफकेट की थी, जिसमें मैं रिकमेंड हुआ। तो ऐसा ओके। हो रहा था कि जाना फौज में ही है, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब जिस भी एंट्री में जाता था स्क्रीन आउट हो जाता था। ओके। और जब मेरे को लगता है, मतलब जो पहली बार स्क्रीन आउट हुआ था ना मैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ था मैं। लेकिन उसके बाद वो सबकॉन्शियस में मेरी शायद बैठ गया कि यार हो ना जाऊं, और हो जाता था स्क्रीन आउट। आप में और मुझ में एक बहुत कॉमन आपकी स्टोरी मेरे साथ लिंक हो रही है, क्योंकि मैं भी 4 बार लगातार स्क्रीन आउट हुआ हूँ और 5वीं बार में मैं रिकमेंड हुआ हूँ। तो ये एक कॉमन चीज है हम दोनों के बीच में। तो ये बताऊँ बिल्कुल आप। सर, बिल्कुल। हाँ। तो आप, अच्छा एक बार बता रहा, आप जब 4 बार स्क्रीन आउट हो गए, ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब ज्यादातर लोग अगर इतना फेलियर्स अगर किसी को मिल जाए ना, तो वो टूट जाते हैं यार, मतलब मन हार जाता है कि अब तो नहीं करना। ठीक है, मुझे लगता है 70-80% लोगों के साथ ऐसा हो जाएगा। बट ऐसा क्या था कि आपको था यार कि नहीं मुझे अभी जाना है, करना है? ऐसा क्या था आपके अंदर? तो ऐसा था कि अब मेरे को मतलब लग गया था प्लेसमेंट कॉलेज की तरफ से, अच्छा प्लेसमेंट भी लगा था। लेकिन क्या था कि मुझे ना, वो था, मैंने 3 महीने इंटर्नशिप भी की कैपजेमिनी में। तो मुझे था कि यार
ये जॉब ना मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे मतलब समझ में भी आने लग गया ना, तो भी ऐसा था कि ये नहीं करना है मुझे, ये नहीं करना है, ये ऐसे तो नहीं बैठना है स्क्रीन के सामने सुबह से शाम तक, और फिर जब शाम को फ्री हो जाओगे तो कुछ करने का मन ही नहीं करे, है ना। थोड़ा मेरे को ऐसे है कि तुम मुझे ना, जैसे पापा ने सुबह शाम भगाया तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ठीक है ना, भाग ही तो रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। मतलब लेकिन बाहर के माहौल देखने को मिल रहा है ऐसे, वो दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऐसे है कि बस स्क्रीन के सामने नहीं बैठना था। तो मैं ट्राई कर रहा था, सीडीएस दिया, सीडीएस अब मेरा साथ दे दिया कोरोना ने एक्चुअली, क्योंकि अच्छा। कोरोना में कुछ करने ही नहीं था तो वही पढ़ लो, क्योंकि घर में रहो तो पापा कि क्या कर रहे हो, वही पढ़ लो। तो जब मैंने पहली बार दिया तो सीडीएस और एफकेट, एफकेट नहीं क्लियर हुआ, सीडीएस हो गया, ठीक है। ओह, अब उसमें भी ये स्क्रीन उल्टा आउट हो। हो गया मैं, 80 बच्चे उसमें भी स्क्रीन। अच्छा, तो 80 में आप क्या हुआ आउट ना हो गए? सर, हाँ हाँ, इसी साल हुआ हूँ मैं जनवरी में, कपूरथला ओके। से। ये तो कौन सा फिर अटेम्प्ट था? हाँ, फिर मैं टीजीसी, तब वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो ओके। फिर मैं गया टीजीसी एंट्री के लिए कपूरथला, सॉरी इलाहाबाद, 11 हाँ। एसएसबी इलाहाबाद। तो वहां पे भी मैं स्क्रीन आउट हो गया। तो मैं सबसे पहले हुआ था 2018 के एंड में स्क्रीन आउट, फिर 2019 में, फिर सीधा 2022 में दो बार। तो हम्म, जब मैं इलाहाबाद से आ रहा था ना, स्क्रीन आउट हो गए, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि यार शशांक, क्या प्रॉब्लम क्या है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुअर कम्युनिकेशन है, कर लेता हूँ कम्युनिकेट तो इंग्लिश में, इतनी भी खराब इंग्लिश नहीं है यार। और ऐसा क्या हो रहा है कि मैं हो नहीं रहा स्क्रीन में, कुछ तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि अ, उस टाइम तक ना मैं ये बिलीव करता था कि कोचिंग या फिर कहीं से आप गाइडेंस ले रहे हो तो आपकी पर्सनैलिटी को वो पूरा चेंज कर देते हैं, और आप हम्म, वो नहीं रहते जो आप हो। और जब आप सुनोगे किसी भी एसेसर को या यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो मुझे लगता था यार को करिकुलर भी है मेरे अंदर, स्पोर्ट्स भी है, मतलब स्पोर्ट्समैनशिप भी है, तो मैं तो बना ही फौज के लिए हूँ, लेकिन स्क्रीन ही नहीं हो रहा, चारों सेंटर ने लात मार के निकाल दिया, बोले चल भाई बाहर। तो फिर हाँ, मुझे अब क्या हो रहा था कि जब भी मैं खोलता था तो बच्चे दिखते थे रिकमेंडेड, क्योंकि जब आप एक डिफेंस एस्पिरेंट होते हो तो आप चैनल्स, यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पेजेस हो, वही सेलेक्ट मतलब फॉलो करते हो जो वही डिफेंस से वाले। रिलेटेड हो। और हर किसी के हाँ, किसी ना किसी के रिकमेंडेशन की स्टोरी दिख रही है। मेरे साथ के दोस्त, मेरे जो दोस्त थे वो रिकमेंड हो रहे हैं, 12th क्लास के दोस्त, कोचिंग के दोस्त। तो फिर मतलब जब मैंने खुद मतलब 11 12th में जेई की कोचिंग ली थी, वो दोस्त, मैंने बोला यार सब लोग हो रहे हैं, मैं ही नहीं हो रहा। तो हाँ, फिर तब आके मैंने देखा, तो मैं जब कॉलेज आया इलाहाबाद से ना, तो फिर मैंने बहुत ऐसे वो किया, सेल्फ असेसमेंट किया कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब मैं अपनी गलती नहीं देख पा रहा था सर, है ना। मैंने एक बार सोचा, फिर मैंने बोला कि यार चल, पहले अटेम्प्ट में मैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हावी हो गया था ग्रुप पे, मैं ही बोले जा रहा था डिस्कशन में। हम्म, सेकंड अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि मेरे को पिक्चर समझ नहीं आई थी, जब मैं बैंगलोर गया था ना, तो वो पूरी हेजी पिक्चर, पूरी ब्लैक पिक्चर थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आई थी, तो मैं स्टोरी नहीं लिख पाया था। थर्ड अटेम्प्ट में जो मेरा कपूरथला में था, उसमें मैंने स्टोरी भी ठीक लिखी थी मेरे हिसाब से उस टाइम पे जब मैं सोच रहा था, और मैंने नरेशन भी ठीक किया था, हाँ, मुझे ऐसे लगता था, और ग्रुप डिस्कशन में भी ठीक ठाक पार्ट लिया था। लेकिन तब भी मैं हम्म, स्क्रीन इन हुआ, और इलाहाबाद में तो मेरा नरेशन बहुत अच्छा था, लेकिन मैं फिर भी स्क्रीन, क्योंकि ना अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं लिख क्या रहा हूँ, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो हाँ, फिर मैंने बोला कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है, तो गाइडेंस लेनी जरूरी लगी मुझे। तो मैंने क्या किया कि भाई अपने भाई से पूछा, दोस्तों से पूछा, पेरेंट्स से पूछा। तो पेरेंट्स तो शुरू से था कि भाई ले ले, कहीं से ले ले गाइडेंस, जहां से भी तेरे को सही लगता हो, क्योंकि पेरेंट्स तो हमेशा ये बोलते हैं ना, आपका साथ ही देते हैं कि अगर आपको ये सही करना है, ठीक है कर ले। बात है। तो पापा ने बोला मुझे कि अपने लिए खुद देखो कोई अच्छा इंस्टीट्यूट, और जो अच्छा उसमें कर लो, हमको तो आपके लिए पैसे देने हैं बस। तो हम्म, सर क्या था ना कि उस टाइम पे, अभी मैं फॉलो तो कई सारे चैनल्स को करता था, लेकिन एक जो इंस्टीट्यूट था ऑफलाइन कोचिंग का, आफ्पा आफ्पा आफ्पा, मतलब हम्म, हर दिन रिकमेंडेशन, हर दिन। तो फिर मैं पहुंच गया आफ्पा, और वहां ओ, जाने के बाद जो मेरे डाउट्स थे मुझे समझ में आ गया, मैं 4 बार 5 बार स्क्रीन आउट क्यों हो रहा हूँ। तो ये मतलब फिर मैं ना, जब जब मैंने वहां से कोचिंग ले ली ना, तो मेरे को समझ में आने लग गया कि किस यूट्यूब चैनल पे और कहाँ पे क्या सच्चाई बताई जाएगी, और कौन सी क्लिक बेट वीडियोज हैं। क्योंकि जब आपके ओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स आ जाता है ना, तो आपको समझ में आने लगता है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो हाँ,
जब मेरे को ये समझ में आ गया तो तब से मेरे जो रिसोर्सेज थे फॉलो करता था मैं जिनको, वो बहुत मतलब कम हो गए। अगर मैं इससे पहले की बात करूं जो रिटर्न की चीज थी ना, तो मेरा पहली बार में एफकेट में 153 मार्क्स थे। मैं ओके। 4 नंबर से रहा था, 57 कट ऑफ गई थी। तो उस ओह। टाइम पे भी क्या हो रहा था कि मैं बहुत सारी रिसोर्सेज फॉलो कर रहा था, मतलब हर जगह से पढ़ ले रहा था। मतलब हम्म। जो मिला, देखा एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है, चलो ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ऐसी सीडीएस के लिए किया था मैंने, तो हुआ ही नहीं क्लियर। लेकिन फिर जब मैंने अपने रिसोर्सेज को कम किया और उनको ही रिलीजियसली फॉलो किया ना, तो मैं हो गया था। तो जैसे मैंने रिटर्न के लिए अगर मैं बात करूं, जो मेरा एफ कैट क्लियर हुआ था, तो उसके लिए मैंने जो सबसे ज्यादा चैनल फॉलो किया था वो था शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी, मतलब वो संजय सर का एक चैनल है। तो ओके वो मैंने ओके। रिलीजियसली फॉलो इसलिए किया था ना, क्योंकि उन्होंने ना उस टाइम पे मतलब हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ना स्पेशल वीडियोस डाले थे। और अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो मतलब और भी अच्छे चैनल है, डिफेंस है, डिफेंस मैनिया है, और इनसाइट एसएसबी करके है, तो मैंने उनसे करंट अफेयर्स देखा था। तो ओके। ऐसे करके मेरा एग्जाम क्लियर हुए। और फिर जब मैं पहुंच गया आफ्पा और मेरे जो डाउट्स क्लियर हुए, तो मेरे क्लियरिटी ऑफ थॉट्स आ गया, मेरे को समझ में आने लग गया कि मैं क्यों हो रहा था स्क्रीन आउट। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आया कि जब मैं कपूरथला गया था ना, तो मैंने बहुत नेगेटिव स्टोरी बनाई थी। नेगेटिव स्टोरी मतलब अननेसेसरी प्रॉब्लम डाली थी। मतलब हाँ, इतनी ज्यादा तो कि नेसेसरी भाई डाल दो उसको भाई सॉल्व मैंने करो। तेरे को सीधा नो नो दे दिया होगा, हाँ। और जब मैं फिर मेरे को समझ में आया कि मैं इलाहाबाद में क्यों स्क्रीन आउट हुआ था, कि क्या होता था ना सर, कि मैं ना स्टोरी लिख देता था लंबी। अब लंबी स्टोरी लिखने के बाद ना मैं बहुत स्पीड में नरेट करता था, बहुत स्पीड में। ओके। तो मुझे पता चला कि जब आप स्पीड में नरेशन करते हो तो दिस शोज कि आप एंग्शियस हो, आपको हम्म। एंजाइटी है बहुत ज्यादा। हाँ, तो नर्वस हो। शायद ये रीजन था। तो हम्म। हाँ, और फिर ना उसी बीच में मतलब मेरा आफ्पा जब मैंने ज्वाइन किया तो उससे पहले आ, आपकी कुछ वीडियोस आनी चालू हुई थी, ओके। जो नरेशन की थी। मतलब 3 या 4 है वो नरेशन की वीडियो। तो मैं देखता था कि यार ये बंदा इतनी स्लो नरेट करता है स्टोरी, ऐसे हाँ बैठ हाँ। के गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन द गिवन पिक्चर आई हैव सीन। मैं भाई इतनी धीरे बोलेगा, 30 सेकंड निकल जाएंगे। तो फिर जब मैं गया था ना आपका, तो मुझे तो नरेशन के टाइम पे जब वो बताते हैं कौन स्क्रीन है, कौन स्क्रीन इन, कौन स्क्रीन आउट है, तो वो छह 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 स्क्रीनिंग टेस्ट जो होते हैं ना, उनसे पहले ना एक दिन राजगोपालन सर आए, वो लेके पढ़ रहे थे और हर एक की इंडिविजुअल मिस्टेक्स बता रहे थे। तो हम्म। मैं था ब्राउन 3, तो सर ने बोला हम्म। ब्राउन 3, तो मैं खड़ा हो गया। सर ने बोला तुम्हें किस बात की जल्दी है भाई? ओके। तो मैं समझ गया कि यार ये ही दिक्कत है जो मुझे होने नहीं दे रही स्क्रीनिंग, कि मैं मतलब बहुत हम्म। ही स्पीड में नरेट कर। तो जब मैं मैसूर गया, तो एक दिन पहले ना हमने एक मतलब अ, हम 6 लड़के रुके थे एक होटल में उधर पे। तो सही। हमने फिर से एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया था, तो वहाँ पे भी एक लड़के ने मेरे को बोला यार तू बहुत फास्ट स्क्रीन नरेट कर रहा है। तो वो चीज ना मेरे को रिमाइंड हो गई फिर से, कि यार मैं हम्म। फिर से ये गलती यहाँ पे नहीं करूँ। अच्छा, तो आपने जब मैं मतलब मैसूर गया ना सर, होटल में थे तो होटल में भी आप अपना प्रैक्टिस कर रहे थे स्क्रीनिंग का? हाँ मतलब हाँ, प्रैक्टिस इन द सेंस, एक रात को ना बच्चों ने बोला कि यार एक बार ट्राई कर लेते हैं कि कौन कैसी नरेशन करता है। तो करी हमने। वाह भाई। तो उसमें भी मैंने बोला स्पीड में, तो एक लड़का था दोस्त मेरा, उसने बोला कि यार तू अभी भी फिर से मतलब स्पीड में कर रहा है। तो मैंने बोला अच्छा हाँ, ये कल मैं ध्यान में रखूंगा। तो मैं जब गया तो हमको पिक्चर दिखाई गई, तो पिक्चर मतलब बहुत ही क्लियर पिक्चर थी। जो हमको पिक्चर दिखाई ना, ऐसी नहीं थी कोई हेवी, मतलब इतनी, मतलब अभी भी मुझे पता है कि अगर हमारे सामने स्क्रीन है तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर स्टेज के ऊपर एक लड़की खड़ी है, उसके आगे पोडियम रखा है, माइक रखा है, वो कुछ बोल रही है। राइट हैंड साइड में 2 लड़के खड़े हैं और नीचे ना क्राउड खड़ी है। तो मैंने ओके। डिबेट कंपटीशन पे, ऑर्गेनाइजिंग डिबेट कंपटीशन पे बनाई थी, और वो लड़की जीती थी, ऐसे करके मैंने बनाई थी स्टोरी। मतलब आई एक विनिंग सिचुएशन वाली स्टोरी बनाई थी, मतलब हैप्पी मूड की। तो ओके ओके। नरेट मैंने उधर पे अच्छे से किया, बहुत हाँ। अच्छे से। तो जब डिस्कशन हो रहा था, तो डिस्कशन होते टाइम ना मैंने स्टोरीज अच्छे से सुनी थी, क्योंकि मैं नंबर मतलब मैं थर्ड या फोर्थ ही था जिसने नरेट की थी स्टोरी, और बाकी 12 की स्टोरी मैंने सुनी थी। तो जब बाकी हम्म। 12 की स्टोरी सुनी थी, तो मुझे 2-3 बच्चे ऐसे थे जिनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, मतलब बहुत ही मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उन्होंने स्टोरी लिखी थी। तो मैंने उनको अप्रिशिएट राइट। कर दिया, मैंने बोला कि हाँ चेस्ट नंबर
तो मेरा चेस्ट नंबर 79 था, तो 80 82 83 और एक 85 या 86 था, उसका अच्छा था, मतलब काफी अच्छी स्टोरी थी, तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया। तो भाई वो लोग भी मेरे को अप्रिशिएट करने लग गए थे। तो क्या हुआ कि नॉमिनेशन के हाँ, टाइम पे ना, जब कॉमन स्टोरी का नॉमिनेशन करना था, नॉमिनेट करना था एक बंदे को, तो उन्होंने मेरे को नॉमिनेट कर दिया। अभी वो 3-4 बंदों ने मेरे को नॉमिनेट किया, तो मैं अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि अभी से पहले ना क्या होता था कि जनरली मुझे ऐसा लगता था कि यार जो बंदा नॉमिनेट करता है उसके ऊपर एक बोझ आ जाता है, क्योंकि आप ना एक हाँ, हाँ, पूरे ग्रुप की स्टोरी कंक्लूड करने वाले हो। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं खड़ा सही। हुआ, खड़े होकर नरेट करना था, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। तो मैं खड़ा हुआ और खड़े होके मैंने नॉमिनेट, मतलब स्टोरी जब बोलनी चालू की, तो फिर मैंने कैसे, मतलब एक काइंड ऑफ बोला कि फ्रॉम द गिवन पिक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट दीज मेनी कैरेक्टर्स वर देयर, एंड फिर मैंने दीज मेनी कैरेक्टर्स के बाद बोला कि थीम हमारी ये है, और उसके बाद ना एज चेस्ट नंबर 83 हैज सेड दैट सो वी हैव इंक्लूडेड दिस, और मतलब मैंने 4-5 की स्टोरी मतलब कॉमन बोल दी, और जो मैंने बोला मेरी स्टोरी थी ना, वो नहीं बोली, मतलब जो ग्रुप कॉमनली कर रहा था, तो जो स्टोरी ओके। बोली ना मैंने, तो उसमें भी मैंने इंक्लूड कर दिया कि बना। चेस्ट नंबर ने ये बोला था, उसने ये बोला था। तो जब स्क्रीनिंग के रिजल्ट अनाउंस हुए, तो मैं ना उस टाइम पे थोड़ा, मतलब एंजाइटी थी मेरे को, क्योंकि पहली बार मैंने मतलब ऐसे खड़े होके नरेट की थी स्टोरी। तो मुझे लग रहा था कि यार शशांक, अब की बार भी लगता है स्क्रीन आउट, तो मतलब ऐसे थॉट्स आ रहे थे मुझे काफी ज्यादा। लेकिन जब हाँ, हाँ मतलब सच में आ रहे थे, तो भाई जब उन्होंने डीएसओ मैम आई, उन्होंने अनाउंस करने चालू करे स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स, तो आई वो 74 हुआ। तो 74 होने के बाद 74 मेरे ग्रुप में था, चेस नंबर मतलब फर्स्ट ही था वो। तो मैं 79 था मैं। तो भाई वो 74 हुआ, फिर उसने बोला 74, 77, और फिर 79 भी बोल दिया। तो मतलब इतनी खुशी हुई ना तो मुझे, मतलब स्क्रीनिंग होने की इतनी ज्यादा खुशी थी ना मुझे, रिकमेंड होने के बाद भी इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी स्क्रीनिंग इन होने की हुई थी। मतलब सही बात है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही मैं होता ना, हाँ मतलब सर ऐसे जाके ना एकदम जैसे सुकून मिल गया था मुझे कि भाई सब क्या ही मिल गया मुझे, इतनी ज्यादा खुशी हुई थी मुझे। है। जितनी आपने मेहनत करी थी और 4 स्क्रीन आउट्स, इतने मतलब फेलियर्स के बाद जब एक वो आपको मिला, तो डेफिनेटली बहुत खुशी होती है उस टाइम। बहुत, हाँ। हाँ बहुत ज्यादा। और ऑडियंस के लिए यहाँ पे कुछ तो सीखने मतलब वाली चीजें हैं, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे। तो जब हम दोस्तों के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनसे फीडबैक लीजिए कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके एक बहुत अच्छा मेंटर बन सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हो, और उससे सीख के आप उसे करेक्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज, डिस्कशन में जनरली क्या होता है, हम मतलब ज्यादातर यही होता है कि हर कोई एक दूसरे को काटता है ना, कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट थिंग विच यू हैव मेड, और ऐसा करके हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करना चाहते हैं और अपना पॉइंट बताना चाहते हैं। बट आपने क्या किया, आपने औरों का सपोर्ट किया। आपने उनके पॉइंट को कहा कि हाँ, दिस इज बेटर स्टोरी। क्योंकि आपने उनका सपोर्ट किया, तो उन्होंने भी आपका सपोर्ट किया, तो ऐसे में सब आगे गए, ग्रुप आगे गया, है ना। तो इसकी वजह से भी आपको बहुत हेल्प हुई होगी, सर, राइट। हाँ, और मेरे को फील होता है कि सच में जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं या नॉन रिकमेंडेड है या स्क्रीन आउट है, उनमें हाँ, हाँ, फर्क हाँ। सिर्फ इतना होता है कि एक तो एक्सेप्टेंस आ जाती है, एक सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा हो जाती है थोड़ी सी, कि उस वक्त के लिए वो अपने बारे में सब कुछ जानते हैं, है ना। हम्म। मतलब अपने बारे में ज्यादा जानते हैं औरों के मुकाबले। मतलब मुझे पर्सनली फील होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स देखे हैं, क्योंकि ना वो लोगों को मेरे से ज्यादा नॉलेज थी। वो लोगों को राइट। अ, अपने इंडिया के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, जियोपॉलिटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। लेकिन शायद जो पर्सनली मुझे फील होता था कि उनके अपने पीआईक्यू के रिलेटेड नॉलेज थोड़ी कम थी। मतलब तूने ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया, तो अपने उसमें वो ज्यादा लेवल। अच्छे आंसर्स नहीं दे रहे थे। हाँ, तो ठीक है। मुझे लगता है शायद एक ये रीजन हो सकता है बहुत कि सही पॉइंट हाँ, बोला, मुझे भी लगता है ऐसा कि हाँ, कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको देख के आपका ना कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हो जाता है, वाह यार, इसको तो आईआईटी से बंदा है, इसको सब कुछ पता है, ये भी पता है, वो भी पता है, तो पक्का रिकमेंड होना चाहिए। और वो होता नहीं है रिकमेंड। रिकमेंड कौन होता है, उसको उतना नॉलेज हाँ, नहीं है, बट खुद के बारे में बहुत कुछ पता है उसे, है ना। मैंने कई बार कई केसेस हाँ। देखे हैं। तो वही सर, एक चीज है ना, मतलब जो एक लर्निंग और है जो मैं बताना चाहूंगा, वो ये है ना, एक एसीडीसी का कॉन्सेप्ट सिखाया था हमें कि अपन चटक और दूसरे चूतिया।
मतलब हम लोगों के अंदर जनरली नेचर क्या होता है ना कि हम इंटेलिजेंट है और सामने वाला इंटेलिजेंट नहीं है। जनरली हम ये बहुत जल्दी, मतलब अगर किसी को किसी चीज से रिलेटेड नॉलेज नहीं है ना, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे को ज्यादा बेटर नॉलेज है, मैं ज्यादा जानता हूँ इससे। और वहीं पे हम लोग गलती कर बैठते हैं कि हम अपने आप को डोमिनेट या ओवर पावर कर लेते हैं, अपने आप को ज्यादा हम्म बड़ा दिखाने के लिए। अगर कोई बंदा रिटर्न एंट्री क्लियर करके आया तो ऑब्वियसली उसको नॉलेज होगी। फिर हम्म सेकंड चीज, अगर वो तुम्हारे साथ ग्रुप डिस्कशन, भाई तुम भी वहीं बैठे हो, वो भी वहीं बैठा है, तो किस चीज में कम है तुमसे? किसी चीज में कम नहीं है, तभी तो वहां पे बैठा है। तो अपने आप को सही। चटक समझो, लेकिन दूसरे को चूतिया मत समझो। तो नॉन रिकमेंडेड और रिकमेंडेड में सिर्फ इतना फर्क होता है कि भाई रिकमेंडेड बंदा रिजिड नहीं होता, उसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है कि उसने गलती की है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। और ये नहीं होता कि सही वो अपने आप को चटक मानता है लेकिन दूसरे को चूतिया नहीं समझता। तो ये बस ये कुछ तीन चार चीजें हैं जो डिफरेंट बात कर देती है उनको, बाकी कोई डिफरेंस नहीं सही होता। तो मैं बात। ये चीज बहुत मतलब पर्सनली मानता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है, जो मेरे दोस्त हैं या मतलब इवन मेरा भाई है जो रिकमेंड नहीं हुए, तो मुझे पर्सनली लगता है कि कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि वो मौके पे हम्म चौके मारने वाली बात और वो सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली है, रिजिडिटी नहीं है थोड़ी सी राइट मेरे। राइट। और मैं पहले से ऐसा नहीं था, और मैं आज ये इस चीज को बात एक्सेप्ट करता हूँ कि मतलब 4 बार स्क्रीन आउट इसीलिए हुआ कि मैं अपने आप को चटक और दूसरों को चूतिया समझता था। ठीक है ठीक है। चलिए आप अब पहुंच चुके हो स्टेज 2 में, ठीक है, एफएसबी मैसूर। हाँ अब बताओ आप वहां पे आपका कैसा रहा सिनेरियो, साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू, क्या आपने परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया, बताएंगे आप? सर, तो मतलब क्या था कि साइकोलॉजी की ना, तो साइकोलॉजी की मैंने तैयारी की थी, लेकिन ऐसे मतलब बहुत ज्यादा रिग्रेसली नहीं की थी मैंने। इम्पोर्टेंस क्या चीज थी ना, कॉन्सेप्ट समझने में की थी। मतलब मैं अपने नोट्स जब रेगुलर पढ़ता था, तो जैसे मैंने ये सोच समझ लिया था कि मुझे किस टाइप की स्टोरी में क्या लिखना है, ये नहीं किया था कि मैंने मतलब। और एक चीज जो की थी, मतलब मैं हर किसी को बोलता हूँ, कोई मेरे से पूछता है कि वही वाली बात है सर, नॉलेज वाली बात, कि आपके सामने कोई ऐसी पिक्चर आई जिसमें एक कोर्ट का सीन है, ठीक है, तो सबको पता है कि वकील कोर्ट में केस लड़ता है, लेकिन उस वकील के बारे में नॉलेज नहीं है कि वो वकील कैसे बनता है, किस पढ़ाई के थ्रू वकील बनता है। अगर एक प्रोसीजर है तो कोर्ट में किस तरीके से प्रोसीड होता है आगे। ऐसे ही अगर पुलिस कोई केस सॉल्व कर रही है तो वो किस तरीके से होता है। मतलब हर एक प्रोफेशन के बारे में नॉलेज गेन करना, ये काम मैंने किया था। जैसे तो सबसे कॉमन प्रोफेशन हो गए, ओके। टीचर, डॉक्टर, सोल्जर। अगर ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो ट्रैकिंग के लिए क्या क्या, मतलब पूरा मैंने ना वो लिस्ट बना ली थी, और कैसे कैसे अगर मेरे को ट्रैकिंग के लिए जाना है तो क्या प्रोसीजर रहता है, अगर मेरे को हाइकिंग के लिए जाना है तो क्या प्रोसीजर रहते हैं, अगर मैं पर्सनली माउंटेनियरिंग के लिए जा रहा हूँ तो कैसे। तो वो सब चीजें करने से क्या है कि जो फ्लो ऑफ वर्ड्स होता है या फ्लो ऑफ थॉट्स होता है ना, वो प्रॉपर आता है। और जब आप लिखते हो स्टोरी, तो क्या होता है कि आप ऐसा फील नहीं करते लिखते टाइम कि यार मेरे को बीच में ये डाल देना चाहिए था, ये डाल देना चाहिए था। तो क्लियरिटी ऑफ थॉट जब ज्यादा बेटर हो जाती है, तो मुझे लगता है कि जब आप क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, तो आप एक फ्लो ऑफ वर्ड और फ्लो ऑफ स्टोरी बहुत अच्छा आने लगता है आपका, है ना, कि आप एकदम ये लाइन ये टू जो लाइन आपने काम लिखना चाह। ये बड़ा यूनिक काम था, मतलब मैंने बहुत कम कहीं से ऐसा सुना कि आपने सारे प्रोफेशन डाला और उनके बारे में पूरा प्रोसीजर जाना कि कैसे होता है, लॉयर का, डॉक्टर का, हाँ, इंजीनियर। ये बड़ा यूनिक चीज है। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं, तो टैट में मतलब मैं पर्सनली फील करता था कि मैं टैट में ठीक ठाक स्टोरी लिख ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैंने प्रॉब्लम्स इंक्लूड करनी बंद कर दी थी, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स जिनको बोलते हैं, कि जो चीज नहीं दिखाई है उसको डालो ही मत। और हमेशा हम्म आप कैसे मतलब उसको एक कंक्लूड कैसे कर रही है इंपॉर्टेंट है। तो आप आपका कंक्लूजन, आपकी स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मेन स्टोरी और कंक्लूजन जरूरी है। मतलब कंक्लूड होनी ही चाहिए हर स्टोरी के, भाई आखिरी आउटकम क्या था, ये सीख लिया था मैंने। तो मैंने अपनी हर मतलब 12 की 12 स्टोरीज में वो किया। वैट में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये ऑब्जर्वेशन। तो हमें एक एग्जांपल दिया था कि ऑनेस्ट ऑनेस्ट आया जैसे, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये ट्रूथ है और फैक्ट है, सबको पता है। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या है, हम्म तुम उसमें क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो मैं ऐसे ही सोचता था हर वर्ड को। तो सर ने बोला था कि ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब इसी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसी फैक्ट को ना तुम एक ऑब्जर्वेशन सेंटेंस में कैसे लिख सकते हो कि ऑनेस्टी लीड्स टू रेस्पेक्टफुल लाइफ। ये भी फैक्ट है,
लेकिन ये फैक्ट इस तरीके से लिखा गया है कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन लिख रही है कि ऑनेस्टी लीड्स टू अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, मतलब तुमने ऑब्जर्व किया। तो हर हर वर्ड में कोई वैल्यू ऐड करने की कोशिश करो और एक ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस लिखने की कोशिश करो। तो जनरली सर एसएसबी में ज्यादातर वर्ड्स, मतलब 60 में से 40 वर्ड तो रिपीटेड होते हैं, है ना। मुझे ऐसे लगता है कि रिपीटेड होते हैं। तो मैंने ना हर एक वर्ड के ऊपर एक एक दो दो सेंटेंस लिखे थे, मतलब ऐसे लिखता था। तो उसकी वजह से वो मेरे को हेल्प हुआ। और एसआरटी में मैंने जो चीज सीखी थी कि एसआरटी बहुत लंबी नहीं करनी है और छोटे छोटे स्टेप्स में एक वही प्रॉपर वाली बात है कि कंक्लूजन आना चाहिए कि आपने किया क्या है वो। अगर कोई टास्क मिला था तो वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई चीज थी, मतलब कंप्लीशन पे ज्यादा इम्पोर्टेंट फोकस किया। तो मैंने एसआरटी किए थे लगभग 45 किए थे मैंने। और बैट मैंने पूरे किए थे 60 के 60। बैट 60 की 60। तो एफएसबी में, हाँ, तो उसी दिन हो जाती है साइकोलॉजिकल टेस्ट शाम को ही हुई। तो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट 9:30 बजे कंप्लीट हुआ था। फिर अगले दिन से हमारा जीटीओ चालू हो गया था। तो जीटीओ तो सर एक ऐसा पार्ट रहता है कि जिसमें ना वहां पे जीटीओ में ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाता है कि अब किसकी किससे बन रही है, किसकी किससे नहीं बन रही है। तो मेरा ग्रुप काफी अच्छा था, मैच्योर ग्रुप था काफी। लेकिन क्या होता है ना कि वो वाली बात हर एसएसबी में मेरे को लगता होती है कि भाई ऐसे कर लेंगे तो ऐसे सबका अच्छा दिखेगा। मतलब आपस में डिस्कस करते हैं ना बच्चे जाने से पहले हाँ हाँ कि हाँ कोई हाँ, किसी को काटेगा नहीं भाई। पहले शुरू बना के ऐसा जाते लूंगा। हैं। हाँ 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 भाई, तू मेरे को सपोर्ट कर देना। तो मैं उन चीजों में ना ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था मेरे ग्रुप में। मतलब मैं सबके साथ फ्रेंडली था, लेकिन मैं उन चीजों से बच रहा था थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि यार अगर हो गया डिसएग्रीमेंट तो मतलब ऐसा हो सकता है ना कि जरूरी नहीं कि मैं सपोर्ट ही करूंगा किसी को। तो डिस्कशन राइट। हमारे हुए, मतलब पहली तो डिस्कशन बहुत इजी टॉपिक्स मिले थे हमको। मतलब पहला टॉपिक ऑनलाइन एजुकेशन पे था कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन इज बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया एंड वर्ल्ड बिकॉज कंटेंट, मतलब ऐसी 3 लीड थी। और फिर जो चौथा था, मतलब जो सेकंड टॉपिक दिया था उन्होंने, वो था रिलेटेड टू जियो पॉलिटिक्स की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ज्यादा अच्छी क्यों हो रही है। मतलब उसके 3 रीजन दिए थे। तो मतलब 3 लीड दी थी। तो ग्रुप डिस्कशन जब हुआ तो ग्रुप डिस्कशन में मैंने वही बात सोच रखी थी। पहली बात तो किसी को काटना नहीं है, अपना पॉइंट बोलना है सिर्फ। सेकंड चीज है कि राइट। कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेशन से ज्यादा। तो सुनना भी इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं पार्टिसिपेट करते टाइम ना इस चीज का ध्यान रख रहा था कि भाई मैं किसी पे ज्यादा हावी ना हूँ। और एक चीज के असर्टिव होना जरूरी है कि जब तुम्हें लग रहा है कि यार अब तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो आस्क योरसेल्फ, जेंटलमैन लेट मी स्पीक, मतलब अब मुझे बोलने दो। जब मेरे तो ये 3 चीज का मैंने ध्यान रखा दोनों दोनों अपने ग्रुप डिस्कशंस में, जिन्होंने मुझे हेल्प की। अभी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी डिस्कशन होता है। तो जब जीपी ही हमारी स्टार्ट हुई थी, तो जीपी में क्या हुआ कि हम लोगों की जो मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी 4, उन्हें 9 बंदों में से 7 बंदों ने ना एकदम एक ही सीक्वेंस में रखा था कि ये प्रायोरिटी 1 है, ये प्रायोरिटी 2 है, ये प्रायोरिटी 3 और ये प्रायोरिटी 4 है। 2 लोग ऐसे थे जिनकी थोड़ी डिफरेंट थी, मतलब ऊपर नीचे थी। तो वहां पे आधा टाइम डिस्कशन के टाइम पे यही चल रहा था कि यार प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे प्रॉब्लम, हम पहले कौन सी सॉल्व करेंगे। अभी बंदे डिवाइड नहीं किए हमने, 10 प्रायोरिटाइज ही चल रहा है कि इसको करना चाहिए इसको। तो उधर पे मैंने एक बार बीच में रुक के बोला कि जेंटलमैन वी शुड प्रायोरिटाइज लाइक दिस बिकॉज दिस, मैंने अपने रीजंस बता दिए। तो उनमें से एक बंदे को लगा कि ये ठीक है, लॉजिकल है, तो वो मेरी बात मान गया। ठीक है, आई एग्री विद चेस्ट नंबर 10, और हम लोग ऐसे प्रायोरिटाइज। तो अभी ना वो लास्ट वाला बंदा था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो उसने भी बोल दिया कि ओके आई ऑल्सो एग्री। तो वो मुझे लगा कि एक ये चीज मेरे लिए काम करी जीपीई में। मैं सेमी सर्कल में फर्स्ट नंबर पे बैठा था क्योंकि मैं अपने ग्रुप में चेस नंबर 10 था और 18 तक ऐसे था। तो चेस नंबर 10 था। तो मैं जब कोने में बैठा था ना, तो जो हमारे जीटीओ थे वो एकदम पीछे बैठे थे, मतलब ऐसे जो चेस नंबर 15 था उसके जस्ट पीछे। तो ना मुझे ऐसे साइड से थोड़े से दिख रहे थे वो, मतलब हल्के से। तो मैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसे ग्रुप को टाइप पूरा 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 बोलते टाइम दिख जा रहे थे वो मुझे थोड़े मोड़े, लेकिन मैं उनसे नजरें नहीं मिला रहा था। तो जब जो 2 बंदे मेरे से एग्री हुए ना, तो मैंने नोटिस किया कि वो लिख रहे थे कुछ। तो मुझे लग रहा था कि यार ये मेरे पक्ष में गया ये पॉइंट, तो पक्का कुछ ऐसा ही लिख रहा होगा। अच्छा, तो
हाँ। जब मैं मतलब हमारा डिस्कशन हुआ, हम लोगों ने चीजें तो सब बच्चे अच्छा ही कर रहे थे और मैंने वही चीज की जो कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट था, क्योंकि ये आइडियाज तो सब अच्छे दे रहे थे, तो हमने कुछ के आइडियाज को अप्रिशिएट किया भाई, अपने आइडियाज को भी अप्रिशिएट करवा दिया। और फिर एक बंदे को नॉमिनेट किया। अब उसने बंदे ने नॉमिनेट करने के बाद जब उसने बोला तो उसने क्या गलती कर दी ना, उसने अपने पॉइंट बोल दिए। तो हमारा था कि ओ, जीपी में ना वो बंदे बास्केटबॉल मैच खेलने जा रहे थे, तो उसने बास्केटबॉल मैच पोस्टपोन करा दिया। तो जीटीओ सर ने पूछा कि भाई तुम सब एग्री करते हो इससे? तो फिर एक चीज और सीखी थी ना, अगर तुम देखो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो तुम डिसएग्री करो, लेकिन अगर तुमने ही खुद अपना लीडर चूज करा और वही गलत काम कर दे रहा है तो भाई हाँ। डिनायल। हाँ मतलब तो मैं ना उस चीज में पड़ गया कि यार देखो मेरे को सही तो नहीं लग रहा क्योंकि इसने गलत, लेकिन मैंने डिनाई भी मतलब, लेकिन हम चूज तो हम नहीं किया था उसको कि भाई चेस नंबर 14 तू बोल दे स्टोरी। तो इससे पहले हाँ। हम कुछ बोलते तो दो बच्चे थे, उन्होंने बोला नो सर वी डोंट एग्री। तो उसने बोला भाई क्यों, तुमने तो चूज किया था ओके। अपने लीडर को। तो वो पूरी ग्रुप की ना एक खराब बात हाँ। लग गई, मतलब जीटी में काफी मतलब हमको थोड़ा सुनाया। तो फिर उसने बोला चलो ठीक है, अब चलते हैं हम पीजीटी ग्राउंड में। तो हम ग्राउंड में गए, एक जाने के और बाद लर्निंग यहाँ से ऑडियंस की, जो भी जैसे जीपी का डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, तो आप सब वहां पे डिस्कस कर रहे हो, तो जो सब डिस्कस करके जो कॉमन कंक्लूजन आ रहा है आपको वो ही बोलना है वहां पे, अपनी तरफ से कुछ एड ऑन फालतू का नहीं करना है कि जो ग्रुप से हटके हो। जो हाँ ग्रुप का कंक्लूजन है वो आपको मतलब वहां पे नरेट करना है। तो हम पीजीटी ग्राउंड में गए, तो पीजीटी ग्राउंड में जाने के बाद उन्होंने हमको पूरे इंस्ट्रक्शंस दी, रूल्स बताए कि भाई ये रूल्स हैं, तुमको ये फॉलो करने हैं। और फट्टा, बल्ली और रस्सी दे दी। अब रस्सी थी बहुत मोटी और बहुत बड़ी, मतलब छोटी रस्सी नहीं थी, वो बहुत बड़ी और मोटी सी रस्सी थी। तो मैंने बोला भाई इस हाँ। रस्सी से हाँ। गांठ कैसे बंधेगी? तो भाई हमारा शुरू हुआ सर। तो स्टार्टिंग के तो दो पीजीटी थे ना, मतलब दो टास्क थे, उसमें सब लोग सेम ही परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि ना सबको पता है कि यार ये पहला वाला नॉर्मल ब्रिज बना के क्रॉस हो जाएगा, दूसरे बारे में भी मतलब थोड़ा ब्रिज बनेगा, लेकिन जो मैं चीजें सीख के आया था वो इम्प्लीमेंट कैसे करूँ, क्योंकि सब लोग सर, सब लोग कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सोर्स से आई थी, मतलब ट्रेन होके या आप कह लो थोड़ा बहुत गाइडेंस लेके, है ना, तो सबको पता थी चीजें। लेकिन एक जो चीज हम्म। जो मुझे ज्यादा पता थी वो थी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स के, डिनायल में नहीं जाना है, नाना वाली फौज तो चाहिए ही नहीं, और दूसरे को कम नहीं समझना है। तो मैं क्या कर रहा था कि पहला आइडिया एक लड़के ने इम्प्लीमेंट किया और मैंने उसको अप्रिशिएट किया, मैं वर्बली अप्रिशिएट कर रहा था बहुत कि हाँ चलो चलो बड़े बढ़िया है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर हमने क्रॉस कर लिया, सेकंड पे ओके। गए। तो सेकंड पे गए तो मैंने ना सर ने स्टार्टिंग में ही बोला था सर कि तुम ना जब तक सारे इधर क्रॉस नहीं कर जाएंगे तब तक दूसरे वाले टास्क को हाँ। नहीं देखोगे, उस तरफ उसकी तरफ पीट करके खड़े होना है। ये इंस्ट्रक्शंस दिए राइट। थे। और सेक्शन। ऐसे ही ना, ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था आफ्पा में कि हम लोगों को बहुत डांटा था हसनवी सर ने कि साला तुम इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हो, तो दिस शोज कि यू आर हैविंग लेस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब तुम सबकॉन्शियसली रूल्स तोड़ रहे हो। तो दिस शोज कि तुम यहाँ पे सबकॉन्शियसली इतने छोटे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर सकते, तो तुम रूल्स तोड़ोगे, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो हो जाएगा। और वो क्वालिटीज होती हैं 5 जो सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, 4 क्वालिटीज। तो मैं ये चीज ध्यान में रख रखी थी और मैं गया और मैं ना मतलब जो आखिरी बंदा था उसको देखने लग गया कि मैंने बोला आजा आजा, और दूसरे जो थे मतलब मेरे साथ के वो दूसरी तरफ देखने चालू हो गए। तो मैंने वहां पे भी नोटिस किया ना कि वो मेरे चेस्ट नंबर को देख के वो कुछ लिख रहा था, जीटीओ। ओके। तो मुझे लगा कि यार हाँ मतलब मुझे समझ में आया कि वो उन लोगों को देख रहा था कि वो पीछे देख रहे हैं और मैं उसी तरफ देख रहा था अभी भी। सेकंड टास्क पे हाँ। पहुंचे और सेकंड टास्क पे लगाया। सेकंड टास्क भी दूसरे जिनके हाथ में फट्टा बल्ली था मैंने उनसे मांगा नहीं, उन्होंने लगाया और मैं उन्होंने बोला कि क्रॉस करो भाई, मैंने मतलब नॉर्मल क्रॉस कर लिया। तो हम्म। मैं वो फिर सर एक चीज होती है ना कि कंसिस्टेंसी रखनी है, मतलब पहले इनिशिएटिव क्या होता है कि आप पहले घुसोगे तो कंटिन्यूटी, तो मैं बोल भी रहा था और मैं पहले दूसरे में मतलब मैंने सेकंड नंबर पे क्रॉस भी कर लिया वो पार्ट। और मैं फिर से वैसे ही जाके खड़ा हो गया और दूसरी तरफ से लोगों को अप्रिशिएट करके हो गया। जैसे ही थर्ड टास्क में गए तो वहां पे लगता है मतलब ब्रिज, डायरेक्ट ब्रिजिंग नहीं होती उधर पे, है थर्ड ना। टास्क डिफिकल्ट तो होता है। हाँ। हाँ,
तो जब सर थर्ड टास्क में पहुंचे ना, तो बच्चे थोड़े से मतलब जैसे ही अंदर घुसे तो वही वाला है ना, पहले घुस जाओ। तो मैं घुस गया। तो हम दो हम्म, तीन बच्चे घुसे। घुसने के बाद ना वो लोग सोच रहे क्या करें क्या करें। तो जिसके हाथ में फट्टा था उसने फट्टा आगे रख दिया, लेकिन उसने देखा नहीं कि वहां पे मतलब पीला है, मतलब फट्टा नहीं रख सकता था, वो खुद जा सकता था। तो जैसे ही उसने फट्टा हाँ, रखा ना, मैंने तुरंत फट्टा उठा लिया, मतलब उस आगे से फट्टा उठा लिया। तो आधा हिस्सा उसके हाथ में था, आधा मेरे हाथ में था, तो मैंने तुरंत उठा लिया फट्टा। और मैंने वहां पे अपना पैर रख हाँ, दिया। तो फिर पैर रखने के बाद मैंने बोला कि यार जेंटलमैन, वी शुड इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऐसे कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे पीला है। वहां पे रख नहीं सकते थे फट्टा, मतलब बॉडी रख हाँ, सकते थे। और मतलब सर वहां पे एयरफोर्स में क्या रहता है ना, कि हाँ, जैसे अपना ब्लू रहता है ना, वैसे ही पीला रहता है वहाँ। फिर वो चार जो रूल है, पहले घुस जाओ, फिर देखो मतलब कहाँ से कहाँ जाना है तुमको। पहला तो यही है सवाल कि हम्म, तो हमको जाना है राइट से लेफ्ट। तो मैं घुस गया टास्क के अंदर। उसके बाद आगे जो चीज रखी है उसके ऊपर टिका दो। तो आगे व्हाइट कलर का मेरे को एक ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंशन दिख रहा था, मैंने उसके ऊपर फट्टा टिका दिया। और फिर भी देखा पीछे से ओके, कहाँ अटका हूँ। और फिर मैंने देखा तो क्या था कि जो पीले कलर का मतलब बना हुआ था ना, उसके नीचे से तो व्हाइट था वो। तो मैंने वहां पे अटका दिया फट्टा। और फिर मैंने स्पेशली इंस्ट्रक्शन अच्छा, दे के बोला अपने जो साथ के थे ग्रुप वाले, कि भाई इधर पे बीच में पैर मत रखना। जो अपन हमारा एफर्ट है और फलक्रम है उसके बीच में पैर रखेंगे तो फट्टा आगे से उड़ जाएगा। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे बीच में पैर हम्म, हाँ। और इस पूरे उसमें मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला था ग्रुप में फलक्रम कैंटिलीवर और एफर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा था मैं अभी बताने के लिए ऐसे बोल दिया, लेकिन मैं वहां पे कर रहा था कि भाई यहाँ पे बीच में प्लीज डोंट पुट योर फीट इन बिटवीन दीज टू, ऐसे बोला था मैंने वहां पे। तो वो वाला सर क्या हुआ कि मैं थर्ड टास्क में ना थोड़ी सी लीड ले गया। और फिर मैं जाके सेकंड मतलब वहां पे ऐसी जगह पे खड़ा हो गया कि मैंने लास्ट लास्ट वाला आइडिया दिया, मतलब लास्ट वाले बंदे को क्रॉस करवाया। तो वहां पे एक ओके, इंसिडेंट हुआ कि सर ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जीटीओ ने हमसे रोक के पूछा कि फट्टे के ऊपर बल्ली ज्यादा स्टेबल है या बल्ली के ऊपर फट्टा ज्यादा स्टेबल है। जीटीओ ने मेरे से पूछा, तो अब भाई मेरे से पूछा, मैं थोड़ा सा मतलब एंग्शियस हो गया, कंफ्यूज सा हो गया। तो जो नीचे के ग्रुप वाले मेंबर थे ना, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया कि बल्ली के ऊपर फट्टा ज्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन उस वाली सिचुएशन में फट्टे के ऊपर बल्ली ज्यादा स्टेबल थी। मैंने उल्टा बोल अच्छा, दिया कि नहीं, हाँ मतलब फट्टे के ऊपर बल्ली ज्यादा स्टेबल थी उस केस में, उस सिचुएशन में। और मैं एंशियस हो गया तो बच्चों ने उल्टा बोल दिया, तो फिर मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। तो जीटी ने मेरे से रिटर्न पूछा, लेकिन फिर से वो गलत बता दिया। तो भाई मेरे को लगा कि जैसे ही उतरा, तो उतरने के बाद मैंने सोचा, तो ऐसा हुआ उतरने के बाद मेरे को समझ में आया कि अरे तो मैंने तो गलत आंसर दे दिया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते अभी। हाँ, तो हाँ, मैंने बोला चल छोड़ जाने दे। हम फोर्थ में घुसे सर। फोर्थ में घुसने के बाद जैसे ही घुसे ना, तो क्योंकि अब थर्ड टास्क मैंने कंप्लीट करवाया था, तो जैसे ही हम्म, घुसे ना फोर्थ टास्क में घुसते ही मेरे को आइडिया आ गया। मतलब वो बहुत ही ऐसे मतलब देखने में टफ लग रहा था, लेकिन था नहीं वो। तो बच्चे हम्म, इतनी देर में घुस के ये बात कर रहे हैं, मैंने बस नॉर्मल भेजा कि मैंने चेस्ट नंबर 16 के पास फट्टा था, मैंने चेस्ट नंबर 16 प्लीज गिव मी फट्टा। उसने दे दिया। अच्छा आराम से दे दिया, क्योंकि ये तब तक आइडिया नहीं आ रहा था। और मैंने ना लगा दिया, इंप्लीमेंट कर दिया सीधा बोलने से पहले कुछ। मैंने इंप्लीमेंट किया। अभी वो आइडिया ऐसा था कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाया, सब लोग देख रहे हैं मेरी तरफ। तो फिर वो क्रॉस कराया, हम बीच में पहुंचे। तो वो वो इंसिडेंट ऐसा हुआ ना कि सर मुझे लगता है कि पीजीटी में वो मेरे लिए एक ऐसा मोमेंट था कि जहाँ पे उन लोगों को फील हुआ कि हाँ भाई एक मतलब ऑटोमेटिक में लीडर थोड़ा सा आ गया था कि यार इसने करा दिया ये टास्क कंप्लीट। हम्म, और शायद वही मेरे। हाँ, तो सर जैसे मैंने बोला ना कि मैं कम बोल रहा था, मतलब मैं अप्रिशिएट कर रहा था, पर ऐसे उस खिचड़ पिचड़ में नहीं पड़ रहा था कि जब बच्चे बोल रहे कि नहीं नहीं वी शुड डू दिस इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मतलब बहस नहीं कर रहा था मैं किसी से हाँ, पीजीटी में। ऐसे नहीं रहते थे, आप तो इम्प्लीमेंट कर रहे थे हाँ आइडियाज। हाँ। तो नहीं तो अप्रिशिएट कर रहा था। मतलब अगर कोई किसी के डिनायल में जा रहा था ना, तो मैं बोल देता था कि अरे ओके ओके लेट्स लेट्स ट्राई दिस। अगर ये कर रहा हम्म, है बंदा ट्राई, तो कर लेते हैं ट्राई। तो हम्म, क्या हुआ कि जब हाफ ग्रुप टास्क हुआ ना, तो जीटीओ ने ना ग्रुप बांटा 4 और 5 में, क्योंकि 9 बंदों का ग्रुप था। तो 4 में मेरे ग्रुप में वो बंदे दिए जो बहुत कम बोलते थे। ओके, मतलब हाँ। और जो 5 बंदों का ग्रुप बनाया वो सब लोग थे बोलने वाले। तो उसने हमको हमको हाफ ग्रुप टास्क दिया। और हमारा हाफ ग्रुप टास्क हो गया 2 मिनट में कंप्लीट, बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दिया।
और जो दूसरे 5 थे ना, उनका वो सेम टास्क 10 मिनट में हुआ। तो जब हम बैठ के सोच रहे थे, हाँ, तो उस दिन ना हाफ ग्रुप टास्क पे उसने मतलब डे कंप्लीट कर दिया और बोला कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो करके। तो जब हम वापस आए ना, तो जीटीयू ने इस तरीके से मतलब इतना मतलब वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट थे ना वो, कि इन्होंने इस तरीके से किया था ना वो डिस्ट्रीब्यूट, के लोगों को ये ना लगे कि मैंने अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट किया है, हाँ, हाँ, जबकि ये उन्होंने ट्रिक होती किया है। अपनी मर्जी से था। हाँ, तो हाँ, जब हाँ, हम आए ना, तो हम आपस में बात कर रहे थे, तो एक बंदा बोला, यार मुझे ऐसे लगता है ना कि जीटीयू ने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया कि जहाँ पे ज्यादा लड़ने वाले थे या ज्यादा बोलने वाले बंदे थे, उनका ग्रुप अलग बनाया और इनका शांत शांत का अलग बनाया। और ये बात मैं फील हाँ। कर रहा था पहले से, तो जैसे ही उसने ये बात बोली ना, तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये सच सही बोल रहा है, मेरे को भी यही लग रहा है। तो ऐसे ही होता है। जिन कैंडिडेट को उन्हें लगता हाँ, है ना ज्यादा मौका मिलना चाहिए, तो वो ऐसे ही, जैसे आपको उन्हें लगा होगा कि इनका अच्छा परफॉर्मेंस है, तो कोल्ड ग्रुप में आपको डाली ताकि आप और परफॉर्म कर पाओ वहां पे, राइट? तो फिर अभी सेकंड डे जीटीओ था, और फिर उस दिन मेरा इंटरव्यू भी शेड्यूल था, मतलब थोड़ी थर्ड ओके। डे। तो जीटीओ हम्म। के लिए हम गए, और फिर लेक्चरेट से स्टार्ट हुआ। तो लेक्चरेट में मेरे को टॉपिक मिला था, क्योंकि मैं चेस नंबर 10 था, तो मेरा फर्स्ट था, ओके। है ना। तो मेरे को ठीक है। टॉपिक जो मैंने चूज किया वो था पैरामिलिट्री फोर्सेस, और मैंने उसके ऊपर बोला। तो बोलना चालू किया। तो सर क्या हुआ ना कि मेरे को आता था, लेकिन ऑटोमेटिकली जब मैं स्टेज पे या सामने गया, तो थोड़ा भूल गया था। लेकिन वो सोच रखा था कि मैंने बोलना तो 3 मिनट है, और तेज तेज नहीं बोलना है। तो मैं बहुत ही आराम से हाँ, के पैरामिलिट्री फोर्सेस तब डिस्कवर हुई थी, ये नीड थी इसलिए डिस्कवर हुई थी, ऐसे ऐसे मैंने बहुत आराम आराम से कंप्लीट किया और कॉन्फिडेंटली बोला। तो मुझे पर्सनली फील हुआ कि मैंने बहुत अच्छा बोला। लेकिन मेरे ग्रुप में भाई ऐसे बंदे भी थे ना, 2-3 बच्चे, जिन्होंने स्पेस के ऊपर, मतलब उनके टॉपिक स्पेस थे और एक का स्टॉक मार्केट था, उन्होंने इतना अच्छी स्पीच दी ना सर, जैसे मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड नॉलेज थी उनके पास। बहुत अच्छी हाँ, स्पीच हाँ, दी उन्होंने। हाँ, मैंने बोला हाँ। यार इनका भी बढ़िया गया, लेकिन अ, अच्छा मतलब फिर फिर आ जाता है हमारा इंडिविजुअल टास्क, मतलब इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, वो मैंने 8 ऑब्स्टिकल। किए थे। हाँ, तो सर वही राइट। वाली बात होती है ना कि वो ज्यादा नंबर वालों के बीच में एक छोटा नंबर का डाल देते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। और हाँ, हाँ। वो होता है ना, मतलब तरीका कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हो। जीटीओ बोलता है, आपको चॉइस देता है राइट। कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हो, क्योंकि वो आपकी हाँ, हाँ। इफेक्टिव इंटेलिजेंस देखना चाहता है और कि आप जरूरत है किस, जरूर। हाँ, कि जहां से ज्यादा पॉइंट ले सको। तो हमारे में क्या था कि हाँ, 9 के बाद था 7, फिर था 3, फिर 8, फिर 10, फिर 5, फिर 4, 6, और 2 और एक आखिरी में ऐसे। तो मैं जब हाँ, जीतू ने हमको ऐसे पूरा ग्राउंड का चक्कर लगवाया ना, तभी मैं देख के समझ गया था कि मेरे को 9 से स्टार्ट करना है, क्योंकि वहां से मैक्सिमम पॉइंट आ रहे हैं। 9, 7, 3, 8, 10, 5। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं ऐसे समझ चुका था। तो 9 था वो मंकी क्रॉल वाला। तो ओके। फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया, और मैंने ऐसे करके 8 कर लिए थे। तो मैं रस्सी भी चढ़ गया था। तो जीटीओ देख रहा था और स्माइल कर रहा था, क्योंकि ना मैं बहुत, आपने फोटो में भी देख सकते हो, मैं बहुत सबसे हैवी था ग्रुप में। तो और मैं रस्सी चढ़ गया। तो उसको खुशी हुई कि मैं रस्सी चढ़ गया करके, और ऊपर जाके ऐसे टच हाँ, करना हाँ, था उसको। तो ऐसे हाँ। 8 किए मैंने। और फिर जो फाइनल ग्रुप टास्क था ना सर, उसमें तो उसने फाइल बंद करके रख दी थी। मतलब एफजीडी से फाइनल पहले ही ग्रुप टास्क में, जो जीपीओ होते हैं ना, वो अपना डिसीजन बना लेते हैं कि ठीक है, मुझे इस बंदे को हाँ, रिकमेंड, तो वो बस उस बंदे पे उस टाइम पे ध्यान देखता है कि अब इसका हाँ। परफॉर्मेंस कैसा। तो सर क्या हुआ था कि मतलब इससे फाइनल ग्रुप टास्क से पहले जो अपना कमांड टास्क होता है, तो कमांड टास्क में उसने मुझे बुलाया था सेकंड लास्ट पे, जीटीओ ने। ओके। ओके। तो सेकंड लास्ट पे बुलाया, और ना सबसे टफ, मतलब मेरे को सबसे टफ दिया उसने। हाँ, मतलब अ, जो टास्क दिया वो सबसे टफ था, और उसने बोला कि ठीक है, मेरे को एक्सप्लेन किया, पहले आप मेरे बारे में पूछा, कहाँ से हो क्या हो, सब कुछ पूछने के बाद मेरे को टास्क दिया, ठीक है। तो उसने बोला कि जितने बंदे बुलाने बुला सकते हो तुम। अच्छा। ऐसे नहीं बोला कि अच्छा, 2 ही कितने भी बुलाने हैं। हाँ, तो मैंने देखा टास्क को, और फिर मैंने बोला कि अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैंने बोला सर 2 ही लगेंगे इसमें तो। उसने बोला मेरे को एक्सप्लेन करके 2 ही क्यों लगेंगे। अच्छा। तो वो लंबा टास्क था थोड़ा, तो मैंने उसको बोल दिया कि ऐसे ऐसे क्रॉस कर लेंगे इसको हम। तो उसने बोला आर यू श्योर, मैंने बोला हाँ सर। तो उसने बोला ठीक है, स्टार्ट करो। तो सर मैं बंदे बुलाए, 2 बंदे बुलाए। अब 2 बंदे बुलाने के बाद
जब मैं घुसा टास्क के अंदर, तो टास्क में घुसने के बाद ना मैंने देखा कि मुझे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। मतलब कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है, वो बहुत डिफिकल्ट टास्क था। तो कुछ आइडिया नहीं आया, तो स्टार्टिंग के 5 मिनट तो मैं ऐसे ही ऊपर नीचे बैठ के इधर इधर, 3 रास्ते थे उसमें जाने के, तीनों रास्तों में घुसा। और 5 मिनट के बाद जीटी मेरे को डांट के बोलता कि व्हाट आर यू डूइंग कमांडर, इफ यू कांट डू इट यू कैन गो, यू आर वेस्टिंग टाइम, ऐसे करोगे तुम कंप्लीट। मतलब इतना एकदम से सुनाया मैंने, वो मैंने देखा उसकी तरह, मैंने बोला सर आई एम फाइंडिंग द आपने वे। डाल दिया। हाँ, बस आराम से। और वो मेरे को देखता रहा। फिर मैंने क्या किया सर, मेरे को आइडिया दिख गया, मतलब वही वाले 4 रूल मैंने फिर से मतलब अपने दिमाग को शांत किया कि जो आगे दिख रहा है उसके ऊपर टिका दे। मैंने टिका दिया, बल्ली टिका दी, क्योंकि बल्ली लंबी थी फट्टे से। और फिर जैसे ही मैंने टिकाई ना, तो मेरे को समझ में आ गया कि अच्छा ये रास्ता है। और जैसे ही वो आइडिया आया, मैंने 2 मिनट में टास्क क्रॉस, मतलब वो जो था कमांड टास्क, वो क्रॉस कर दिया। और उसने जैसे देखा ना, दो हम्म। मिनट में क्रॉस करके, तो मैं आ चुका था इधर पे पूरी टीम को लेके, अपनी 2 बंदों की टीम को लेके, फ्लोट को लेके। तो ना उसे पता नहीं क्या हुआ है, जीटीओ को उस थोड़ी देर देखा, ओके कमांडर गो बैक, और अब की बार ये रास्ता चूज नहीं करोगे, दिस इज, मतलब डोंट कम बाय दिस अच्छा रूट। अच्छा। मैंने बोला ठीक है, तो मैं फिर से उसी रास्ते पे गया। और फिर से मैंने देखा ऐसे, मतलब सामने एक बल्ली गड़ी हुई थी ऐसे अंदर, और उसके ऊपर पीला हो रखा था, लेकिन साइड में ना वो थोड़ी सी कटी हुई थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे पट्टा टिक जाएगा, और पीछे बल्ली को मतलब दो दो चीजों में अटका के उसके ऊपर रास्ता बन रहा था। तो जैसे हाँ, ही मैंने उसके ऊपर रास्ता बनाया, तो उसने मेरे को बोला कि ओके जेंटलमैन दिस इज ब्रोकन, ये जहाँ पे तुम अटका रहे हो ये टूटा हुआ है। आपकी तो डिफिकल्टी मैंने बोला बढ़ाते अच्छा। हुए। हाँ, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है सर। तो मैं सर अब उस रास्ते से कोई रूट नहीं बन रहा है। तो ये चीज सीखा था कि अगर जीटीओ आपका रास्ता, मतलब या आपको आपकी डिफिकल्टी बढ़ा रहा है ना, तो आपको चैनलाइज कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि आप एक सर्टेन दूसरे रास्ते से जाओ। तो जो चीज हटा दी गई है उसको सोचो ही मत। अब अब जो हाँ, बचा है उस पर फोकस करो। तो मैंने हाँ, देखा ये रास्ता तो है नहीं। तो मैं हाँ, सेकंड बीच बीच वाले रास्ते पे गया, और बीच वाले रास्ते पे देख के मैंने फोकस किया। तो सर वो फिर वही वाली बात आती है ना, जो चीज तोड़ दी गई है वो तोड़ दी गई है, अब उसके ऊपर नहीं जा सकते आप। तो मैंने देखा कि अच्छा यहाँ से कोई रास्ता बन रहा है, तो मैंने किया, आइडिया लगाया, और आ गया आइडिया मेरे को। तो वहां पे मतलब रस्सी रस्सी से बांध के आइडिया था, तो मैंने वो करा। तो उसने मेरे को बोला कि अच्छा तुम्हारे पास रस्सी नहीं है, रस्सी तो रस्सी से नहीं बांधना है। भाई उस टाइम पे ना मेरे को बीच में लगा पे, मतलब थोड़ा सा सर ऐसा गुस्सा सा आता है, यार क्या है ये बंदा, अब रस्सी से नहीं बांधना है। तो हाँ, फिर मैंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, तो फिर मैंने देखा अच्छा फट्टा उस तरफ से अटक के इस तरफ का रास्ता आ रहा है। तो मैंने जब दूसरी तरफ फट्टा अच्छा। लगाया, मैंने क्रॉस किया। तो मैं क्रॉस ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग था सर, पूरी टीम को लेके, है ना। और ओके उसने हमको, हम उसके ऊपर खड़े हुए थे, और उसने हम तीनों को बोला फिर से कि फिर से वापस जाओ नीचे ग्राउंड क्रॉस करके, अब ये रास्ते से भी नहीं आना है। ओके, तो आपका डिफिकल्टी लेवल मतलब बढ़ाते जा रहे थे जीटीओ साहब। हाँ, मतलब वो बेसिकली ना वो लास्ट रास्ते से चाह रहा था हमको। तो फिर मैं, अब मैंने देख लिया कि अब इस वाले के भी 2 रास्ते खत्म हो चुके हैं बीच वाले रूट के, पहला ठीक रस्सी वाला ठीक और ठीक। दूसरा जो मैंने लगाया। तो फिर मैं तीसरे रास्ते पे गया। तीसरे रास्ते पे जाने के बाद मैं खड़ा हुआ, और मैंने अपने फिर से उस पे बल्ली लट लगा के करना था। तो बल्ली जो मेरी सबसे हल्का बन जाता, मैंने अपनी टांगों के बीच में बल्ली फंसाई और उसको क्रॉस करवा दिया। क्रॉस करवाने के बाद मैंने उसको बोला कि उस तरफ से आइडिया लगाए। तो उस बंदे ने आइडिया लगाया, और हम लोग क्रॉस करने लग गए। तो ना शायद वो उसी आइडिया को चाहता था, और जब हमने क्रॉस किया तो उसने बोला ओके कमांडर यू हैव डन अ वेरी वेल जॉब, और ठीक है तुम जा सकते हो। तो ओके। भाई मेरे को खुशी हुई काफी। और ना सर उसने, क्योंकि जब मेरे से उसने डिस्कशन किए थे, हमारे जो सर थे जीटीओ सर, तो उन्होंने पूछा था कि हैव यू टेकन एनी गाइडेंस और कोचिंग फ्रॉम एनीवेयर फॉर एसएसबी। तो मैंने बोला था यस सर आई हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम आफ्पा। तो ओके जब ऑल। मैं टास्क कंप्लीट करके जा रहा था, तो उसने मेरे को बोला ओके कमांडर वेट, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर इंस्टीट्यूट। तो मैंने बोला सर गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग औरंगाबाद। तो नो 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 नो, फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम, मतलब ऐसे बोला उन्होंने। मैंने बोला सर आपका। उन्होंने बोला, ठीक है जाओ। तो मेरे को ऐसे लगा कि यार ये मतलब कहीं पे कुछ गलत तो नहीं लिखने वाला कुछ ऐसे। फिर जो लास्ट वाला बंदा बुलाया, उसको भी सेम टास्क दिया, और उस बंदे ने मेरे ओके। को बुलाया। तो हाँ हाँ हाँ। मैं तो वो अच्छा था, मतलब वो चेस नंबर 12 था। और वो भी काफी अच्छा था, मतलब उसका भी जीटीओ अच्छा गया था।
तो जब कमांड टास्क में हमको बुलाया मतलब जीटीओ ने, तो हम सबॉर्डिनेट थे। अब तो मेरे को कुछ बोलना नहीं था, मेरे को सारे आइडिया पता थे, लेकिन मेरे को तो शांत रहना था, सिर्फ हेल्प करनी थी अब की बार। हम्म। तो सर मुझे लग रहा था कि यार ये भी कर देगा आसानी से, लेकिन वो मतलब शायद थोड़ा एंग्शियस हो गया, थोड़ा क्या हुआ, मतलब वो आखिरी तक भी ना एक भी आइडिया इंप्लीमेंट नहीं कर पाया था अच्छे से। और क्या हुआ कि एक बंदा जिसको आइडिया आ गया था, सबॉर्डिनेट्स को हमेशा आइडिया आ जाते हैं। जब आप किसी के सबॉर्डिनेट होते हैं तो आपको पता है लीडर के ऊपर प्रेशर है, ठीक है। तो सबॉर्डिनेट को हाँ। तो जो दूसरा सबॉर्डिनेट था वो उसकी हेल्प करते हुए ना पकड़ा गया, मतलब इन द सेंस वो उसको हेल्प कर रहा था और जीटीओ ने उन दोनों को देख लिया था कम्युनिकेट करते हुए। तो ओके। मतलब मुझे लगा बहुत कि वो बढ़िया उसका किया। नेगेटिव पॉइंट रहा होगा। हाँ, नेगेटिव पॉइंट रहा होगा, क्योंकि ना मतलब जब आप कमांडर हो तो आप कमांडर इसीलिए हो क्योंकि आपको डिसीजन लेने हैं दूसरों के लिए। आप कमांडर हो तो आइडिया आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको अपनी टीम को क्रॉस कराना है। अब वहां पे क्या हो गया कि वो सबॉर्डिनेट ने उसको आइडिया दिया और वो दिख गया उसको, जीटीओ को। सॉरी, इस पॉडकास्ट को बीच में रोकने के लिए। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में शशांक शेयर करेंगे अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को, किस तरह इंटरव्यू ने उनको ग्रिल किया, कौन कौन से डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, किस तरह इंटरव्यू ने डिफरेंट सिचुएशन डाल को उनको थोड़ा फंसाया, राइट। तो बहुत सारे मजेदार किस्से इंटरव्यू से रिलेटेड भी उन्होंने शेयर किए हैं और बहुत सारी टिप्स भी दिए हैं डिफरेंस एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप उसे जरूर देखना, बहुत कुछ आप गेन करने वाले हो। तो इस वीडियो से जो भी कुछ आपने सीखा बताओ कमेंट सेक्शन में, कौन सी टिप आपको बहुत बढ़िया लगी, कौन सा इंसिडेंट आपको बहुत बढ़िया लगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।